सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज अपना ये लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। पहला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। एंड फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह की रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, एक तो लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं, एक डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है उस लाइट रिएक्शन के अंदर जो जेड स्कीम जिसको भी बोला जाता है वो अपन ने क्या है कंप्लीट उस लेक्चर के अंदर लाइट रिएक्शन को देख लिया था। आज वाला जो लेक्चर है इसके अंदर डार्क रिएक्शन को देखेंगे। इसके अंदर जो आपका C3 साइकिल आ जाता है, C4 साइकिल आ जाता है, फोटो रेस्पिरेशन आ जाता है, केम साइकिल आ जाता है। ओवरऑल बात करें तो आज फोटोसिंथेसिस वाला ये जो चैप्टर है इसको आज अपन क्या करने वाले हैं कंप्लीट रूप से कवर कर लेंगे। अब अपन बात करें तो आप सबको पता है कि साइंस का अपना बेच चल रहा है जिसके अंदर अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी। बायोलॉजी जूलॉजी एंड बॉटनी में डिवाइडेड है। जूलॉजी को कवर कर चुके हैं, बॉटनी के अंदर भी अपन ने लगभग 4-5 लेक्चर हैं, इनको क्या कर लिया है कवर कर लिया है। आज अपना ये लेक्चर भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें अपन क्या देखेंगे फोटोसिंथेसिस के जो भी बचे हुए टॉपिक्स रह गए उन सबको आज इस एक सिंगल लेक्चर में कवर कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको कि देखिए जो अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसके अंदर अपन ने कुछ रिएक्शंस के टाइप्स देखे थे जिनके अंदर से पहली तो आ जाती है लाइट रिएक्शन, एक आ जाती है आपकी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन आखिरकार देखिए जो सारी की सारी जो आपकी प्रोसेस है ना ये सारी की सारी आपकी सीधी सी बात है कि जो पत्ती है, पत्ती का ना जो लीफ है उस लीफ की जो मिजोफिल सेल है, मिजोफिल सेल में जो उसका क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें चल रही है। ओवरऑल बात करें तो जो आपकी मिजोफिल सेल्स है उनके अंदर ये सारी चीजें चल रही है। अब जो लाइट रिएक्शन है ये कहां पे होती है, जो आपका थाइलेकोइड हो गया, ग्रेना हो गया एंड आपका जो स्टोमन लेमिला वाला पार्ट हो जाता है वहां पर आपकी क्या होती है लाइट रिएक्शन होती है। जैसे कि ये आपका क्या है भाई क्लोरोप्लास्ट है, अपन ने देखी थी। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आपके जो स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं ये आपकी क्या आ जाती है थाइलेकोइड आ जाती है। क्या आ जाती है आपकी थाइलेकोइड आ जाती है। ये एक सिंगल ग्रेना होगी, कंप्लीट रूप से बोलेंगे थाइलेकोइड, और ये इनको जो जोड़ रही है यही क्या होती है आपकी स्टोमन लेमिला होती है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है लाइट रिएक्शन वो कहां होती है आपकी थाइलेकोइड, ग्रेना एंड जो स्टोमन लेमिला है इसके अंदर। जबकि डार्क रिएक्शन है ये जो अब बाकी का पार्ट बच गया जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है, इस स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर क्या होती है ये आपकी डार्क रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। जबकि यहां पे क्या होता है लाइट रिएक्शन में क्या होगा जो वाटर होता है उसका क्या होता है फोटोलाइसिस होता है। जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर जो यहां पर लाइट रिएक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जैसे यहां पे एटीपी NADPH2 का निर्माण होता है, तो यहां पे जो एटीपी एंड NADPH2 बनी है इसको यूज किसमें किया जाता है डार्क रिएक्शन में किया जाता है। अब ऐसे नहीं है कि यहां पे लाइट रिएक्शन देख रहे हैं डार्क देख रहे हैं तो ये दिन के टाइम पे होगी ये रात के टाइम पे होगी, ऐसी चीज नहीं होती है। इसको बस डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है ना एटीपी NADPH2 बनता है, इनका यूज है वो किसमें किया जाता है डार्क रिएक्शन में किया जाता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। इसके अलावा इसमें 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या हो जाता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये आज अपन देखेंगे कंप्लीट आपकी जो डार्क रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे 2 चैनल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अपना मेन चैनल है। इसके अलावा एक चैनल और दिखाई दे रहा होगा दाधीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस चैनल के ऊपर आने वाले टाइम में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उनकी भी आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो लैब असिस्टेंट आपकी चल रही है उसके और जो आपके लेक्चर्स रहेंगे, आपकी मैराथन क्लास रहेगी, टेस्ट क्लासेस रहेगी, वो सारी की सारी वहां पर आपको क्वेश्चन क्लास प्रैक्टिस क्लास रहेगी, वो सारी की सारी वहां देखने को मिल जाएगी। तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक है जो अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दाधीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इस एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहां पर लैब असिस्टेंट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, मतलब जो भी अपन यहाँ पे बायोलॉजी लेके चल रहे हैं इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए क्योंकि कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज का आइडिया नहीं लगेगा। तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप जरूर कीजिए, फिर चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज अपना जो मेन फोकस है
वो सबसे पहले किस पे रहेगा, जो आपकी डार्क रिएक्शन है, क्योंकि लाइट रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब डार्क रिएक्शन की बात करें तो जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है इसको बायोसिंथेसिस प्रोसेस बोले तो आपका जैव संश्लेषण प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ में कार्बन फिक्सेशन जो आपकी रिएक्शन होती है, बोले तो कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया के नाम से भी डार्क रिएक्शन को जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि डार्क रिएक्शन को किन किन और नामों से जाना जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है ये एक्चुअल में कहां होती है, जो स्ट्रोमा होती है उसके अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। एंड जो आपकी डार्क रिएक्शन रहेगी, ये जो आपकी लाइट रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट बन रहे थे, कौन, एटीपी एंड जो NADPH2 बन रहा था, ये यूज कहां रहेंगे आपके, ये कंप्लीट रिएक्शन किस पे डिपेंड रहेगी, लाइट रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट बने थे उन पे रहेगी। बोले तो एटीपी NADPH2 का क्या होगा, यहां पर यूज होगा। इसके अलावा ये जो आपकी रिएक्शन रहेगी, यानी कंप्लीट जो आपकी डार्क रिएक्शन रहेगी, इससे डार्क रिएक्शन का एकमात्र ऐसा उद्देश्य होता है कि भाई हमको 6 कार्बन युक्त एक कंपाउंड बना लेना है, बोले तो शुगर की श्रृंखला बना लेनी है, ग्लूकोज बना लेना है, जो कैसा होना चाहिए, 6 कार्बन युक्त एक कंपाउंड बनाना होता है। वो भी किसके प्रयोग करके, जो आपका CO2 होता है, इस CO2 को प्रयोग करके साथ साथ में जो आपका लाइट रिएक्शन में जो आपके ATP NADPH2 बने थे उनकी प्रेजेंस में, उनकी सहायता से क्या बना लेना, 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बना लेना, बोले तो ग्लूकोज बनाना। यही क्या होता है, आपकी डार्क रिएक्शन का मेन उद्देश्य होता है। अब जो आपकी डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन के अंदर कुछ साइकिल्स आ जाते हैं, उन साइकिल्स को वन बाय वन देखेंगे, जिसमें से पहला आपका साइकिल कौन सा आ जाता है, C3 साइकिल आ जाता है। जो आपका C3 साइकिल है इसको केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए C3 साइकिल है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको किसने खोजा था, तो याद रखना जो आपके केल्विन एंड जो बेंसन नामक वैज्ञानिक है, इन दोनों ने C3 साइकिल को खोजा था, इसलिए इनके सम्मान में इस साइकिल को केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इनको कब पता चला कि भाई ये C3 साइकिल है, तो इन्होंने 2 लोग थे, एक तो आपका क्लोरेला, एक आपका सिनिडेमस है, हरित नामक शैवाल होता है, इनके ऊपर इन्होंने क्या है, C3 साइकिल की क्या की थी, खोज की थी। इसके साथ साथ में जिस टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया था वो कौन सी थी, C40 रेडियो एक्टिविटी जो आपकी टेक्नोलॉजी थी उसकी मदद से इन्होंने C3 साइकिल को खोज किया था। अब देखिए ये जो आपके सामने साइकिल दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्चुअल में C3 साइकिल। अब आप यदि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो यह साइकिल आपको यहां पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसको अपन अच्छे से देखेंगे। देखिए पहले अपन साइकिल भी देखेंगे, फिर ये साइकिल यदि आपको याद भी नहीं होता है तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता दूंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी के रूप में लिखे हुए मिलेंगे आपको अगली स्लाइड के ऊपर, जहां आपको पता चल जाएगा कि भाई अपन ये भी चीज याद कर लेंगे ना तो भी आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। बस स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज स्टेप भी नहीं पता रहती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा। फिर चाहे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है चाहे फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये चीज लागू हो जाती है। अब देखिए एक्चुअल के अंदर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर जो आपका RUBP होता है, ये RUBP क्या करता है, जो आपका CO2 होता है इस CO2 के साथ में मिलेगा और मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक उत्पाद बनाएगा जिसका नाम क्या होता है 3PGA, जिसका नाम क्या होता है 3PGA। बोले तो 3-फास्फोग्लिसरेट का क्या कर लेता है, यहां पर निर्माण कर लेता है। और सबसे पहला देखिए यहां पे यही पूछा जाएगा कि C3 साइकिल के अंदर सबसे पहला बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना वो आपका कौन सा होता है, 3 कार्बन युक्त होता है जिसका नाम क्या होता है 3PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरेट नाम होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे RUBP एंड CO2 ये दोनों मिलेंगे और किसकी प्रेजेंस में, यहां पे जो रुबिस्को होता है एंजाइम होता है इसकी प्रेजेंस के अंदर ये 3PGA में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कंप्लीट C3 साइकिल है ये 3 स्टेप के अंदर क्या होता है, पूरा होता है। पहला स्टेप तो आ जाता है कार्बन फिक्सेशन, क्या ना यहां पर कार्बन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि कार्बन यहां पे मिलके CO2 मिलके क्या कर लेगा,
कार्बन फिक्सेशन की कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा 3PGA बन जाएगा। तो पहली स्टेप यहां पे कंप्लीट हो जाती है। फिर ये वाले स्टेप, इन दोनों स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। उसके बाद में वापस से अपन को साइकिल को चलाना है, तो सीधी सी बात है रीजनरेशन होता है किसका, RUBP को अपन को फिर से बनाना होता है। ओवरऑल ये 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप को आपको याद रखना है। अब क्या होता है, यहां पे 3PGA होता है, ये 1,3-bis ग्लिसरेट के अंदर क्या हो जाता है, यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो ATP होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहां पर एक ATP का क्या लिया जाता है, यूज ले लिया जाता है। आगे बात करें तो 1,3-bis जो फोस्फोग्लिसरेट होता है, ये आगे जाके ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर या 3PG के अंदर क्या हो जाता है, या G3P के अंदर, कैसे भी आप कर लीजिए। ओवरऑल आपको याद रखना है 3-फॉस्फेट ग्लिसरएल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कई बुक्स के अंदर आपको 3PG के नाम से भी ये देखने को मिल जाएगा और ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आपको याद रखना है 3-फॉस्फेट ग्लिसरएल्डिहाइड या ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है 1,3-bis फॉस्फेट आपका ग्लिसरेट से। यहां पे क्या होता है, NADPH होता है, ये NADP प्लस के अंदर यहां पर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद में क्या होती है, 5 कार्बन युक्त अपन को जो श्रृंखला होती है वो यहां मिल जाती है, राइबोल्यूज 5-फॉस्फेट के रूप में अपन को मिल जाती है। फिर ये जो राइबोल्यूज फर्स्ट आपका 5-फॉस्फेट होता है, ये वापस से क्या होता है, RUBP में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर ATP होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ADP के अंदर क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ट हो जाती है। ये कंप्लीट रूप से साइकिल इस तरह, ये साइकिल अभी कितनी बार चला है, ओनली फॉर एक बार चला है। मतलब यहां पर ओनली फॉर एक ही कार्बन बना है अभी तक, लेकिन अपन को कितना बनाना है, 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाना है। तो 6 कार्बन युक्त बनाना है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है ये कितनी बार चलेगी भाई, 6 बार चलेगी। तो याद रखना ये प्रोसेस कंटिन्यू कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी, तब जाके 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बनेगा। बोले तो तब जाके ग्लूकोज का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा, शुगर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भूल जाइए। नहीं आया है तो भाई नहीं आया है समझ में। अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं थ्योरी के रूप में। थ्योरी के रूप में यदि अपन समझे तो सबसे पहले तो क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, बोले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब सॉरी कार्बन फिक्सेशन होता है। अब यदि अपन बात करें तो यहां पर सबसे पहले अपन ने बात की थी कि 5 कार्बन युक्त यहां पे क्या होता है, RUBP होता है। ये 5 कार्बन युक्त क्या होता है, आपका RUBP जो आप देख रहे हैं। ये RUBP क्या कर रहा है, CO2 के साथ में मिलेगा। ये RUBP CO2 के साथ में क्या मिलता है, देखिए CO2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे ही RUBP होता है ये CO2 के साथ में मिलेगा, तो यहां पर 2 अणु किसके बन जाएंगे, 3PGA के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे, 3PGA के। यहां पे क्या बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। और याद रखना कि C3 साइकिल के अंदर सबसे पहला जो स्थायी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, 3PGA होता है, जो क्या होता है, 3 कार्बन युक्त होता है। इसीलिए इस साइकिल को क्या बोला जाता है, C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि भाई C3 साइकिल को आखिरकार C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। तो C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस C3 साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा होता है, 3 पेग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि 3 पेग आपको याद रखने हैं। अब यहां पर जो कैटालिस्ट के रूप में काम करेगा वो कौन करेगा, रूबिस्को एंजाइम करेगा। जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ये जो RUBP था, इस RUBP एंड CO2 ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 3 पेग बन जाएंगे। ये दोनों मिलके 3 पेग बना लेंगे और यहां पर जो बर्फ का काम है वो कौन करेगा, आपका रूबिस्को करेगा। तो ये मिलके एक आपका कंप्लीट 3 क्या बना लेंगे, पेग बना देंगे। ये तो हो जाता है कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद में होता है कि जो आपका रूबिस्को है, थोड़ा सा इस रूबिस्को के बारे में अपन देख लेते हैं कि आखिरकार रूबिस्को की क्या विशेषताएं होती हैं। तो रूबिस्को की विशेषता की बात करें तो याद रखना जो आपका रूबिस्को होता है, जो कंप्लीट आपका बायोस्फीयर होता है, जैव मंडल होता है, इस जैव मंडल का एकमात्र ऐसा प्रोटीन है, मतलब जैव मंडल के अंदर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है,
तो मेरे भाई वो कौन सा होता है? रूबिस्को होता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कि ये तो मैंने आपको बताया है कि जैव मंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा? आपका रूबिस्को पाया जाएगा। लेकिन ऐसे पूछ लीजिए कि भाई मानव शरीर के अंदर भी तो कोई ना कोई प्रोटीन होगा जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? चलिए मैं ही बता देता हूं, कोलेजन होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो यहां पर क्या होगा, जो कार्बोक्सिलेज होगा, मतलब CO2 के साथ में जब ये मिल जाएगा, मतलब यहां पर जो आपका रूबिस्को होता है, याद रखना कि दोनों के साथ में जुड़ सकता है। ये आपके CO2 के साथ में भी जुड़ सकता है और ये आपके ऑक्सीजन के साथ में भी जुड़ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो जाए, क्रियाशीलता ये हो जाए कि भाई क्रियाशीलता के बेसिस पे बताइए, तो क्रियाशीलता के बेसिस पे सबसे पहले ये किसके साथ में जुड़ेगा? CO2 के साथ में जुड़ेगा। मान लीजिए कि CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है, तो रूबिस्को किसके साथ में जुड़ेगा? CO2 के साथ में जुड़ेगा। सीधी सी बात है, इसकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए दोनों ही इक्वल है, CO2 की मात्रा भी उतनी है, ऑक्सीजन की मात्रा भी उतनी है, फिर भी रूबिस्को किसके साथ में जुड़ेगा? CO2 के साथ में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में इसकी रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। यदि इसकी मात्रा कम होगी तो ये क्या करेगा? इसके साथ में जुड़ेगा। मान लीजिए CO2 की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा यदि एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गई है, तो रूबिस्को होगा वो आपका ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। और जिस टाइम पे रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, तो उस टाइम पे एक ऐसी प्रोसेस हो जाएगी जो प्लांट को डेथ कर सकती है, मार सकती है, जो कौन सी होती है? फोटो रेस्पिरेशन। जहां पे क्या होगा? प्लांट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को भी थोड़ी देर में अपन देख लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि C3 साइकिल के अंदर रूबिस्को कार्बोक्सिलेज जो होता है उसके रूप में क्या करता है? आपका यहां पर रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में फंक्शन करता है। अब अगली जो प्रोसेस है वो दूसरी स्टेप कौन सी आ जाती है? आपकी रिडक्शन की आ जाती है। रिडक्शन में क्या होता है? ATP एंड जो NADPH2 होते हैं, इसके प्रयोग से क्या होता है? जो आपका 3PGA था, ये 3PGA किस में हो जाएगा? 1,3-bis जो आपका PGA था, इस PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर इससे किसका हो जाता है? ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां ATP का भी यूज हो रहा है, NADPH2, ये दोनों मिलेंगे और जो आपका PGA था, ये PGA 1,3-bis फॉस्फेट में बनेगा। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? 3 कार्बन युक्त जो कंपाउंड रहेंगे उनका यहां पर क्या कर लिया जाता है? निर्माण कर लिया जाता है, मतलब ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है, जिससे आगे जाके 6 कार्बन युक्त श्रृंखला का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। फिर आगे बात करें रीजनरेशन की। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि वापस से अपन को क्या बनाना होता है? RUBP का फिर से निर्माण करना होता है। अब RUBP बनाने के लिए यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा? एक कंप्लीट साइकिल रहेगा, क्योंकि अपन को कितने बनाने हैं? 6 कार्बन बनाने हैं। तो एक साइकिल में एक ATP लगेगी, तो 6 बार साइकिल घुमाना है, तो 6 ATP यहां पे भी क्या हो सकती है? आपकी खर्च हो सकती है। अब यहां पर कुछ जो आपके एंजाइम रहेंगे, जो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो याद रखना कौन से करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो RUBP होता है, इसके रीजनरेशन के अंदर कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो आपका ट्रांस एंडोलेस एंड जो ट्रांस कीटोलेस होते हैं, ये यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि पूछ लिया जाए कि इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है, यानी मध्यवर्ती जो उत्पाद है, वो इसके अंदर कौन से बनते हैं? RUBP के निर्माण के दौरान। तो यहां पर 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, वो 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है सूडोहेप्टुलोज फॉस्फेट, इरिथ्रोज फॉस्फेट एंड आपका जाइलुलोज फॉस्फेट। ये 3 यहां पर मध्यवर्ती इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां पे क्या होते हैं? निर्माण हो जाते हैं। देखिए वैसे C3 साइकिल में आपको समझाता तो काफी ज्यादा C3 साइकिल था, उतना डीप लेवल के अंदर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट है, तो ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के साथ में अन्याय हो सकता है। इसलिए हर एक चीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने डिजाइन किया है, ये आगे से ही जिन्होंने भी पेपर बनाया है, जिन्होंने भी सिलेबस बनाया, उन्होंने पहले से ही डिजाइन कर रखा है कि कितना ही है जो दोनों के लिए, दोनों मीडियम, मतलब दोनों लोगों के साथ में, मैथमेटिक्स वालों के साथ में भी और बायो वालों के साथ में भी, दोनों के साथ में ऐसा नहीं हो कि भाई उसके साथ में भेदभाव कर दिया, उसके साथ में नहीं होगा। तो दोनों के लिए इक्वल क्या बनाया गया है? सिलेबस बनाया गया। तो उसमें आपके इतना ही आएगा, बस जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप उनको पढ़ते रहिए।
चलिए फिर, अब यहां पे जो आपका C3 साइकिल है, इस C3 साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी खर्च होती है, कितनी बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यदि अपन एक केल्विन साइकिल की बात करें कि जो अपन ने साइकिल पढ़ा था, वो साइकिल यदि एक बार हो रहा है तो उस एक साइकिल के अंदर 3 ATP और 2 NADPH2 क्या हो जाते हैं, आपके यूज हो जाते हैं। ये साइकिल कंप्लीट होने के अंदर क्या हो रहा है, आपका 3 ATP और 12 NADPH2 क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, बोले तो खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप यही सोचिए कि ये साइकिल जब 6 बार होगा, मतलब 6 बार का मतलब अपन को क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन युक्त होता है। तो अपन ने तो अभी एक ही कार्बन युक्त बनाए, तो एक ही कार्बन मतलब एक बार यदि साइकिल चला तो कितने हो गए, 3 ATP 2 NADPH2 खत्म हो गए। तो टोटल अपन को कितनी बार चलाना है, 6 बार। तो इसको क्या कर देंगे अपन, 6 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब 6 से यहां पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 6 से जब अपन 5 से क्या कर देते हैं, अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को मतलब कितने बन जाएंगे, टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 18। तो यहां पर ATP बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 18 ATP बन जाएंगे। कैसे कि देखिए, एक बार कितने बन रहे हैं, आपके 3 बन रहे हैं, लेकिन अपन को कितनी बार चलाना है, 6 बार। तो 6 इंटू 3 आपके कितने हो जाते हैं, कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं एक बार में, कितनी बार चलाना है, 6 बार। तो 6 इंटू 3 कितने हो जाते हैं, 18। तो आपके ATP बन जाते हैं। और 2 यहां पे क्या बन रहे हैं, NADPH2 एक बार में। लेकिन अपन को कितनी बार चलाना है, 6 बार। जब इस 6 को इस 2 से अपन क्या कर देंगे, 6 इंटू 2 कर देंगे, तो कितने बन जाएंगे, 12 आपके NADPH2 खर्च हो जाते हैं। मतलब एक जो अपन शुगर बनाएंगे, एक ग्लूकोज बनाएंगे, उस ग्लूकोज के अंदर 12 ATP लग जाएंगे, 18 ATP लग जाएंगे, 12 NADPH2 का क्या हो जाएगा, यूज हो जाता है किसमें, C3 साइकिल के दौरान। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एक केल्विन साइकिल के अंदर पे तो 3 ATP 2 NADPH2 खत्म हो जाते हैं। लेकिन 6 कार्बन युक्त श्रृंखला का निर्माण या तो ऐसे आ जाएगा कि 6 कार्बन युक्त श्रृंखला बनाएंगे, या क्रेब साइकिल या अपन केल्विन साइकिल को 6 बार घुमा देंगे तो कितना बन जाएगा, कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, 18 ATP 12 NADPH2 खर्च हो जाएंगे। अब ये जो C3 प्लांट है, ये एक्चुअल के अंदर C3 प्लांट होते क्या है, तो C3 प्लांट है, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहां देखने को मिलते हैं। ये C3 प्लांट होते हैं, ये जो टेम्परेचर जो आपका रीजन होता है वहां पर देखने को मिलता है। मतलब जहां पर इतनी ज्यादा, मतलब ठंड का समय ज्यादा होता है, गर्मी का समय क्या होता है, कम होता है, वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें, चावल, गेहूं एंड आलू के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल देखने को मिलता है। तो पूछ लिया जाए कि निम्न में से C3 साइकिल किन में देखने को मिलता है, तीनों में से एक भी नाम आ जाता है तो आप इनको राइट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पायरेशन की बात करें तो जो फोटो रेस्पायरेशन बोले तो प्रकाश शोषण होता है, इसके बारे में जो आपके डेकर एंड जो टीओ नामक वैज्ञानिक है, इन दोनों ने बताया था। ये जो आपका फोटो रेस्पायरेशन होता है, ये C3 प्लांट के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन कब ये देखने को मिलता है, ये जब देखने को मिलेगा जब CO2 की मात्रा तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहां पे जो रूबिस्को था वो कार्बोक्सिलेज के रूप में नहीं करके ऑक्सीजनेज के रूप में यहां क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। मतलब क्या होगा इसके अंदर, क्या कारण होता है, तो यहां पे क्या हो जाए, जब तापमान एंड जो प्रकाश की तीव्रता, मतलब तापमान भी बढ़ जाए और प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाए और CO2 यहां पर क्या हो जाए, सीमांत के रूप में कार्य करने लग जाए, बोल तो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करने लग जाए, या CO2 की मात्रा यहां पे क्या हो जाए, कम हो जाए, तब जो आपका रूबिस्को था, क्योंकि रूबिस्को आपके बायोस्फीयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन है, तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली है। तो अब इसको जब CO2 नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन इसको ज्यादा मिल रही है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगी, रूबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, ना कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में। कार्बोक्सिलेज के रूप में कब होगी, जब CO2 की मात्रा क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, जो कब होगी, C3 प्लांट के अंदर, जिस टाइम अपन ने C3 साइकिल पढ़ा था। अब अपन बात करें तो इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या, यदि ये कंडीशन हो जाती है तो होगा क्या, तो इसके अंदर क्या होगा, जो C3 पौधे होते हैं उनमें एक हानिकारक प्रोसेस होती है, हार्मफुल जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसे को ही क्या बोला जाता है, फोटो रेस्पायरेशन बोला जाता है।
अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि स्थिर की गई जो CO2 थी ये पुनः क्या होती है, वातावरण के अंदर मुक्त हो जाती है। वह जो ATP के रूप में क्या होने लग जाता है, ऊर्जा का निर्माण इसमें नहीं होगा, मतलब ATP का प्रोडक्शन यहां पर बोले तो, या एनर्जी का प्रोडक्शन यहां पर नहीं होता है। तो अपन देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। ये क्या है आपका कंप्लीट आपका, अब देखिए जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअल के अंदर क्या होगा, ये C3 प्लांट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये क्या होते हैं, जो आपका प्लांट रहेगा उसके जो 3 सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे उन 3 सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। पहला तो होता है जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर सीधी सी बात है आपकी पूरी की पूरी C3 साइकिल वाली चल रही थी, उसका जो स्ट्रोमा वाला पार्ट था उसके अंदर C3 साइकिल चल रहा है। लेकिन C2 साइकिल है ये क्लोरोप्लास्ट में भी चलेगा, इसके साथ में पेरोक्सिसोम में चलेगा, इसके साथ में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें चलेगा। बोले तो 3 जगह आपका C2 साइकिल है ये चलता है। अब देखिए यहां पे ये वाला जो साइकिल है ये आपका कौन सा है, C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है जो आपका पैरेलली चल रहा है। अब क्या होगा, ये कब चल रहा था, जिस टाइम पे CO2 की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी, उस टाइम पे तो क्या चल रहा था आपका केल्विन साइकिल चल रहा था। अब मान लीजिए CO2 की मात्रा तो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और ऑक्सीजन की मात्रा यहां पे क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। तो अब जो रुबिस्को है वो रुबिस्को क्या करेगा, CO2 के साथ में क्रिया नहीं करके किसके साथ में कर लेगा, O2 के साथ में क्रिया कर लेगा। अब ये रुबिस्को जैसे ही O2 के साथ में क्रिया करेगा तो ये RUBP रहेगा। ये जो रुबिस्को इसके साथ में क्रिया करेगा तो ये किसका निर्माण हो जाएगा, RUBP इसके साथ में जुड़ के, रुबिस्को के साथ में जुड़ के किसका निर्माण कर लेगा, 2PG का निर्माण कर लेता है। बोले तो 2-फोस्फो आपका जो ग्लाइकोलेट होता है, इस ग्लाइकोलेट का क्या कर लेता है, यहां पर निर्माण हो जाता है किसका, 2-फोस्फो ग्लाइकोलेट का। अब ये जो 2-फोस्फो ग्लाइकोलेट होता है ये आगे टूट जाता है ग्लाइकोलेट के अंदर, किसमें टूट जाता है, ग्लाइकोलेट के अंदर टूट जाता है। अब ये जैसे ही ग्लाइकोलेट में टूटेगा तो ग्लाइकोलेट में टूट के ये किसमें चला जाएगा, ग्लाइकोलेट आपका जो प्रोक्सिसोम होता है, जो दूसरा आपका सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर चला जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोलेट था ये ग्लाइकोलेट ग्लाइकोक्सिलेट के अंदर क्या हो जाता है, फिर यहां पे टूट जाता है, फिर ग्लाइकोक्सिलेट के रूप से टूट के किसमें टूट जाता है, ग्लाइसिन के अंदर यहां पे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ग्लाइसिन रहेगा ये ग्लाइसिन प्रोक्सिसोम से निकलेगा और कहां चला जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन रहेगा, ये किसमें हो जाएगा, आपके सेरीन के अंदर यहां पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जिस टाइम पे ये सेरीन के अंदर कन्वर्ट होता है उस टाइम पे यहां से 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, तो यहां से कौन से मॉलिक्यूल निकलते हैं ये पूछ लिया जाए तो यहां से CO2 एंड जो आपका NH3 होता है यहां से ये आपके क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। फिर ये जो आपका सेरीन है ये सेरीन वापिस से किसके अंदर जाता है, पेरोक्सिसोम में जाता है, और ये सेरीन होता है आपका ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरेट वापिस आपके क्लोरोप्लास्ट में जाता है और यहां पे जाके इस C3 साइकिल को आपका चला देता है। इस तरह से आपका C2 साइकिल है ये आपका इस तरह से क्या करता है, काम करता है। अब चलिए आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब अपन वो चीज देख लेते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाएगी। लेकिन एक बार जो भी मैं साइकिल बता रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार खुद बनाइए और एक बार से जो जो चीज मैंने बताई है, जो साइकिल मैंने बताया, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए अब इस अपन सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इसकी लोकेशन कहां थी, तो 3 जगह हो रहा था। कहां हो रहा था, 3 सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, एक तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, प्रोक्सिसोम में हो रहा है एंड आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो 3 जगह ही आपको देखने को मिलता है। अब ये पूछ लिया जाता है कि जैसे C3 साइकिल में पूछा था ना कि पहला आपका स्टेबल कंपाउंड कौन सा था, 3PGA था, 3 पेग थे। तो यहां पर भी क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी जो फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, 2-फोस्फोग्लिसरेट। बोले तो 2PG यहां पे क्या होता है, जो कितना होता है, 2 कार्बन युक्त होता है। अब यहां पर ये 2 कार्बन युक्त है, 2PG था, वहां पे 3PGA था, तो वहां पे तो क्या थे, 3 कार्बन युक्त था, लेकिन यहां क्या है, 2 कार्बन युक्त है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है,
C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है किसको, आपके फोटो रेस्पिरेशन को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर जो आपकी ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन का क्या होता है, यूज होता है। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है एंड CO2 यहां पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और CO2, यहां पे CO2 क्या बनती है, यहां पर निकलती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ऑक्सीजन का तो यूज हो रहा है और CO2 यहां से क्या हो रही है, आपकी रिमूव हो रही है। और ये पूछ लीजिए कि CO2 रिमूव कहां से होती है, तो याद रखना CO2 रिमूव कहां से हो रही है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 रिमूव हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। CO2 मुक्त कहां से हो रही है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट से हो रही है। चलिए, तो यहां पे ये क्या होती है, पूरी की पूरी वेस्टफुल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होती है, प्लांट्स को काफी ज्यादा हानि है वो आपको इसमें देखने को मिलती है C2 साइकिल के अंदर। तो ये अपनी एप्लीकेशन है, एक बार विजिट है, फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि एप्लीकेशन को एक बार विजिट आप सबके सब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर अब आगे देख लेते हैं आपके C4 साइकिल में। C2 का पास C3 देख लिया अपन ने, C2 देख लिया, अब C4 साइकिल की बात कर लेते हैं। तो जो आपका C4 साइकिल है, इसको हेच एंड स्लेक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि क्यों जाना जाता है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही C4 साइकिल की क्या की थी मेरे भाई, डिस्कवरी की थी। अब देखिए जो आपका C4 साइकिल है, ये दो जगह आपको देखने को मिलेगा। प्लांट की जो पत्ती होती है उसमें दो जगह आपको देखने को मिलेगा। एक तो प्लांट की जो मेसोफिल सेल रहेगी, एक जो बंडल सीट सेल रहेगी। इन दोनों सेल्स के अंदर आपको C4 साइकिल है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये दो सेल्स यहाँ पे यूजफुल रहेगी। अब देखिए यहां पे तो मैंने क्या है, कंप्लीट साइकिल बना रखा है और यहां पे वो चीज बना रखी है जो ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछी जाएगी डायरेक्ट। तो सबसे पहले अपन यहां देख लेते हैं। मान लीजिए जो आपका CO2 था, ये CO2 हो गया एंड जो आपका पेप होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ये भी क्या होता है, 3 कार्बन युक्त रहता है। ये जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है पेप, एंड जो आपका CO2 होता है जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये दोनों मिलेंगे और मिलके एक यहां पे एंजाइम रहेगा, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, स्त्रीकरण हो रहा है, स्वांगीकरण हो रहा है। तो CO2 के साथ में मिलके पेप मिलेगा और एक क्या बना लेंगे, स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे, जिसका नाम क्या है, OAA, जिसको क्या बोला जाता है, OAA बोले तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना, ऑक्जेलो एसिटेट का निर्माण कर लेते हैं, जो क्या होता है, 4 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल होता है। अब ये 4 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल है, इसीलिए सबसे पहला स्टेबल बनने वाला कंपाउंड है जो कितना है, 4 कार्बन युक्त है। इसीलिए इस साइकिल को क्या बोला जाता है, C4 साइकिल बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो सबसे पहले जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा होता है, 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। तो आई थिंक आपको तीनों साइकिल के बारे में पता चल गया होगा। तीनों का एक ही फंडा है कि जो सबसे पहले बनेगा उसी के बेसिस पे, क्योंकि वो C3 साइकिल में 3 कार्बन युक्त बना था, C2 साइकिल में 2 कार्बन युक्त बना था, यहां पे आपके 4 कार्बन युक्त बन जाता है। चलिए, अब यहां पे फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सिलेट होता है, ये ऑक्सिलेट क्या होता है, यहां पे जो एटीपी होती है, एटीपी का यूज होता है, एटीपी यहां एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है और ये ऑक्सिलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मेलेट होता है, ये मेलेट आपका मेसोफिल सेल से कहां जाएगा, बंडल सीट सेल के अंदर जाएगा और यहां मेलेट जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है और यहां से C2 होती है, वो जो ऑक्सीजन यहां पे जो CO2 ली थी, यहां पे CO2 क्या हो जाती है, आपकी रिलीज हो जाती है और ये CO2 यहां से निकलेगी और निकल के आपका जो केल्विन साइकिल था, उस केल्विन साइकिल में जाएगी और वहां से 6 कार्बन युक्त जो मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज का क्या बना लिया जाता है, फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो तीनों के तीनों साइकिल क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके रिलेटेड होते हैं, चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर ये जो पाइरुवेट होता है वापिस से पेप के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से वापिस से एनवायरमेंट से CO2 ले ली जाती है और ये प्रोसेस, ये साइकिल इसलिए इस तरह से घूमती आपकी रहती है। अब एक्चुअल में देखने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। तो जो मेसोफिल सेल होती है, इस मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है, जो CO2 थी, ये CO2 कंबाइन हो जाती है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो 3 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ में जुड़ जाएगी। ये जैसे ही जुड़ेंगे तो यहां पर एक एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, वो कौन सा होता है, पेप आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है।
यहां पर अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। बोले तो 4 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। अब यहां पे ये जो ऑक्सिलो एसीटेट था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सिलेट जब मेलेट में कन्वर्ट होता है तो यहां पे कुछ एनर्जी लगती है, बोले तो यहां पे एटीपी का यूज किया जाता है। एटीपी क्या होती है, एएमपी में कन्वर्ट आपकी यहां पर हो जाती है। फिर आगे प्रोसेस कहां चले जाता है, ये जो मेलेट बना है ये मेलेट बंडल सीट सेल के अंदर आपका चला जाता है। वहां पर क्या कर देता है, जो इसने CO2 ली थी, यहां पे CO2 के साथ में जुड़ा था, वो CO2 यहां पर क्या कर देती है, रिलीज कर देता है। फिर ये जो CO2 होती है, ये CO2 कहां चली जाती है, जो C3 साइकिल होता है, जो आपका केल्विन साइकिल होता है, उस केल्विन साइकिल में चली जाती है और वहां रूबिस्को के साथ में आपकी जुड़ जाती है। फिर जो यहां पर वापस से क्या होता है, ये जो पाइरुवेट था ये वापस से पेप में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। बोले तो वापस से ये पाइरुवेट था ये आपकी मेसोफिल सेल के अंदर चला जाता है। ये आपका क्या होता है, C4 साइकिल होता है। अब ये जो C4 साइकिल होता है ये उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जो कहां देखने को मिलेंगे, ड्राई एरिया के अंदर एंड जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट रहेगा, बोले तो जो थोड़े बहुत गर्म इलाके रहेंगे वहां पर आपको C4 साइकिल है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या रहेगी, नमी रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, ह्यूमस रहेगी, जिससे CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, बोले तो नमी कुछ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किन में देखने को मिलेगी, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, एमाइरिया हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, आपका C4 साइकिल आपको देखने को मिलता है। बोले तो ज्यादा गर्मी जिस टाइम पे होती है, ह्यूमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर आपको C4 साइकिल देखने को मिल जाता है। चलिए अब C4 जो आपके प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इनकी विशेषताओं के ऊपर नजर डालें तो ये जो C4 प्लांट होती है इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण ही ये क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। और वो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रांज एनाटोमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रांज एनाटोमी के द्वारा ही क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो पूछ लिया जाए कि क्रांज एनाटोमी कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है, तो C4 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, बाजरा, शुगर केन, इन सब प्लांट में देखने को मिल जाती है। फिर यहां पर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो C4 प्लांट होता है, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन ओनली फॉर C3 प्लांट्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, C3 प्लांट की कंपैरिजन के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। इसके साथ साथ में ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर तापमान यदि ज्यादा है फिर भी खुद को क्या कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, अनुकूलित कर पाते हैं। इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं कि इनके कारण, क्योंकि इनमें क्या है, क्रांज एनाटोमी है, इसके कारण इनसे कम वाटर का क्या होता है, लॉस होता है एज ए कंपैरिजन टू C3 साइकिल। मतलब C3 साइकिल की तुलना के अंदर C4 साइकिल में वाटर का लॉस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चलिए तो अब अपन क्रांज एनाटोमी को देख लेते हैं कि भाई कब से क्रांज एनाटोमी बोल रहे हैं, ये एक्चुअल के अंदर होती क्या है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम क्या होता है, क्रांज एनाटोमी का आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को गौर से आप देखोगे तो इसके अंदर आपको बंडल देखिए, बाहर की साइड में जो आप देख रहे हैं ये तो क्या होता है, मेसोफिल सेल होती है। फिर मेसोफिल सेल के अंदर यहां पर आपको कुछ बंडल सेल, आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या होती है, बंडल सेल आपको यहां पर देखने को मिलती है, जो एक रिंग के रूप में आपको यहां देखने को मिल रही है। फिर इसके अंदर के साइड में देखोगे तो वेस्कुलर जो आपके टिश्यू है वो टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, आपकी क्रांज एनाटोमी की होती है। अब इस क्रांज एनाटोमी की या बोले तो ये जो आपका बंडल सीट जो आप देख रहे हैं, ये जो वलय नुमा, रिंग नुमा जो आप स्ट्रक्चर वाले देख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर का आखिरकार फंक्शन क्या होता है, कि भाई इसका रोल क्या है। तो इसके फीचर की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट की संख्या इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होगी। इसके अलावा इनमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो स्पेस क्या होता है, कंप्लीट रूप से एब्सेंट होता है, वो यहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो भी कैसे होती है, मोटी होती है। और ये सबके सब गैस के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है, बोल तो इम्परमेबल होता है गैस एक्सचेंज के लिए। जो आपकी किसकी बात करने अपन, जो आपकी वेस्कुलर टिश्यू है जिसको अपन बोले तो बंडल सीट, जो सॉरी आपकी जो बंडल सीट है ना, ये वाली वेस्कुलर टिश्यू को जो कवर करके रख रही है बंडल सीट,
अब आगे देख लेते हैं, जो आपका पेप जो कार्बोक्सिलेज होता है, ये जो आपका पेप कार्बोक्सिलेज है, ये क्या करता है, कम सांद्रता जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे CO2 को स्थिर रखने का काम करता है। ये जो आपका पेप कार्बोक्सिलेज रहेगा यहाँ पे, ये क्या रहेगा, जिस टाइम पे CO2 रहेगी, उस CO2 की मात्रा कम रहेगी, उस टाइम पे क्या करेगा ये, मतलब कम सांद्रता पर जो आपकी CO2 रहेगी उसको स्थिर रखने का काम कौन करेगा, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि जो आपका C4 साइकिल जो अपन ने पढ़ा है, इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। C4 साइकिल की बात करें तो याद रखना, यहां पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो आपका CO2 होता है वो किसके साथ में जुड़ता है, तो याद रखना वो जो आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, आपका 3 कार्बन युक्त होता है PEP, उसके साथ में सबसे पहले CO2 जुड़ता है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, यहां पे आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले ये जो पेप था, इस पेप के साथ में CO2 जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ के किसका कराएंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या कर लेते हैं, या एसीटेट का यहां पे क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे फर्स्ट जो बनेगा कंपाउंड कौन सा बनेगा, स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो वो आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या एसिटेट होगा, उसका क्या होता है यहां पर निर्माण होता है, मतलब OAA जिसको बोला जाता है, जो क्या होता है 4 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, C4 आपका साइकिल बोला जाता है। अब यहां पर भी देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी लगती है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर। तो यदि बात करें, एक बार यदि CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी यदि एक बार CO2 काम में ली जाएगी, या बोले तो एक बार जो आपका C4 साइकिल रहेगा, इसके अंदर 5 तो ATP का यूज होगा एंड क्या होगा, 2 NADPH2 का क्या होता है यहां पर यूज होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ ये जो CO2 बनती है ये C3 साइकिल में चली जाती है, तो C3 साइकिल में जाएगी तो एक्स्ट्रा पूछ ली जाए कौन सी, तो एक्स्ट्रा 2 और ATP का क्या होता है यहां पर यूज किया जाता है, कब, जिस टाइम पे ये क्या होता है C3 साइकिल में कंप्रेस्ड हो जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि कंप्लीट एक ग्लूकोज बनेगा, एक ग्लूकोज कब बनेगा, मतलब जब 6 कार्बन हो जाएंगे। अभी तो क्या है, एक कार्बन हो रहा था, उस टाइम पे कितनी लग रही है, 5 ATP लग रही है। अब अपन कितने की बात कर रहे हैं कि 6, मतलब 6 कार्बन युक्त, तो अपन क्या कर देंगे भाई, इसको 5 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 30 ATP खर्च होती है एंड 12 NADPH2 का क्या होता है यहां पर यूज होता है एक 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाने के लिए C4 साइकिल के अंदर। तो ये डेटा है, ये डेटा आपको C3 साइकिल वाला, C4 साइकिल वाला, ये डेटा आपको याद रखना होगा। अब अपन थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि आप मान लीजिए कि कुछ चीजें नहीं समझ में आई, तो इस स्लाइड को भी आप एग्जाम टाइम में पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सबसे पहले कंपैरिजन में बात करें कि पूछ लिया जाए कि C3 प्लांट एंड जो C4 प्लांट है, इनके अंदर सबसे पहले CO2 होता है, उस CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, सबसे पहले CO2 को लेता कौन है, तो C3 साइकिल में तो कौन लेता है, RUBP रहता है, जो क्या होता है 5 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है। C4 साइकिल में बात करें तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट PEP होता है, ये 3 कार्बन युक्त होता है, जो क्या लेता है यहां पर CO2 के साथ में अटैच होता है। फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई C3 साइकिल के अंदर सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, 3 पेग आपका होता है, जो कि कैसा होता है, 3 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक ऐसे ही C4 प्लांट में पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है, तो वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है, तो ये कितना होता है, 4 कार्बन युक्त होता है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोल देते हैं। यदि क्रांज एनाटॉमी की बात करें, पूछ लिया जाए कि क्रांज एनाटॉमी किस में प्रेजेंट होती है, तो याद रखना C3 साइकिल में तो एब्सेंट होती है, जबकि C4 साइकिल के अंदर क्रांज एनाटॉमी आपको देखने को मिल जाती है। जबकि फोटो रेस्पिरेशन पूछ लिया जाए कि प्रकाश श्वसन होता है, ये याद रखना C3 साइकिल के अंदर तो प्रेजेंट होता है, जबकि C4 साइकिल के अंदर आपको
फोटो रेस्पिरेशन है ये नहीं देखने को मिलता है। जबकि पेपकेज की अपन बात करें तो याद रखना पेपकेज होता है ये C3 साइकिल में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको C4 साइकिल में देखने को मिलता है। और C4 के अंदर भी एक तो बंडल सेल थी, एक मेसोफिल सेल थी, तो उनके अंदर जो आपकी मेसोफिल सेल होती है उनके अंदर आपको पेपकेज देखने को मिलता है। जबकि रूबिस्को या C3 साइकिल की बात करें तो याद रखना जो आपका रूबिस्को एंजाइम है या जो C3 साइकिल है ये सीधी सी बात है कि C3 प्लांट की मेसोफिल सेल में देखने को मिलेगा, जबकि C4 साइकिल है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन कब देखने को मिलेगा? बंडल सेल के अंदर। अपन ने जिस टाइम पे डायग्राम के अंदर आप देखिए कि C4 का जो अपन ने डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अंदर आपको जो बंडल सेल है इस बंडल सेल के अंदर C3 साइकिल है, ये बंडल सेल है, इन बंडल सेल में C3 साइकिल देखने को आपको मिल रहा है कि यहां पे क्या होता है CO2 रिमूव हो रहा था। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यदि अपन आगे बात करें तो आगे यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी लगती है? यदि C3 साइकिल की बात करें तो 18 तो ATP का यूज होता है एंड 12 NADPH2 यहां पर लग जाती है C3 साइकिल में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के अंदर 6 कार्बन युक्त। आगे बात करें C4 में तो C4 में 30 ATP और 12 NADPH2 का क्या ले लिया जाता है? यहां पर यूज कर लिया जाता है। जबकि अपन प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें तो याद रखना कि C3 में प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आपकी लो होती है, जबकि C4 साइकिल के अंदर क्या होती है? ये हाई होती है। इसके साथ में फोटो रेस्पिरेशन लॉस की बात करें कि सबसे ज्यादा लॉस है वाटर का वो किस में होता है? तो C3 प्लांट के अंदर तो ज्यादा होता है, जबकि C4 आपके जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ये आपका कम होता है। क्यों? किसके कारण? रीजन पूछ लीजिए तो क्रांच एनाटोमी क्या होती है? इनमें प्रेजेंट होती है। अब अपना लास्ट एंड फाइनल आपका जो केम साइकिल होता है, इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है केम साइकिल, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके बस थोड़ी सी चीजें देख लेंगे। तो जो आपका केम साइकिल होता है इसको क्रेसुलियन आपका एसिडिक मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जो केम साइकिल होता है ये केम प्लांट्स में देखने को मिलता है। वो कौन कौन से होते हैं? आपके कैक्टस हो गया, ओपेंटिया आ गया, अनानास हो गया, आपका कलांचो हो गया एंड आपका अगेवा हो गया। इन सब के अंदर क्या होता है ये देखने को मिलता है। एनसीईआरटी के एग्जांपल, तो इन सारे एग्जांपल को आपको याद रखना है। यदि इनकी विशेषता की बात करें तो जो आपका केम साइकिल होता है यानी जो केम प्लांट होते हैं उनमें क्रांच एनाटोमी क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ में केम प्लांट्स के अंदर आपके जो स्टोमेटल जो बिहेवियर है वो बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस टाइम पे नाइट रहेगी उस टाइम पे तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, और जिस टाइम पे दिन रहेगा उस टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? आपके बंद हो जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा आपके क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। जिस दिन में स्टोमेटा आपके क्या रहेंगे? बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे, उस टाइम पे वाटर का लॉस इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस टाइम पे नाइट रहेगी, रात रहेगी, उस टाइम पे क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे नाइट। और आपको पता है नाइट के टाइम पे सूर्य का प्रकाश रहता नहीं है, गर्मी इतनी रहती नहीं है, तो वाटर का लॉस क्या होगा? कम होगा। इसलिए इनके अंदर क्या होता है? स्टोमेटल बिहेवियर है वो देखने को मिलता है केम प्लांट्स के अंदर। अब इनके अंदर क्या होता है? जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो कब होगा? इनके अंदर दिन में नहीं होके कब होगा? रात में होगा, क्योंकि रात में क्या होता है? स्टोमेटा इनमें ओपन होते हैं। अब यहां पर क्या होता है? रात में क्या कर लेते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट के टाइम पे क्या कर लेते हैं? ये मेलिक एसिड को क्या कर लेते हैं? आपका स्टोर कर लेते हैं। और दिन के टाइम पे ये जो मेलिक एसिड है इस मेलिक एसिड को क्या कर लेते हैं? इसका ब्रेकडाउन करके क्या कर लेते हैं? CO2 को क्या कर देते हैं? ये आपके रिलीज कर देते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है जिस टाइम पे ये करते हैं इसको डार्क एसिडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो डार्क एसिडिफिकेशन क्या होता है कि जो आपके केम प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट के टाइम पे CO2 का क्या करेंगे? फिक्सेशन, स्थिरीकरण करेंगे, और उससे क्या होता है? ये मेलिक एसिड बना के उसको स्टोर कर लेंगे। फिर जैसे ही नाइट होती है, रात मतलब सॉरी, फिर जैसे ही दिन का टाइम हो जाता है तो दिन के टाइम पे ये जो मेलिक एसिड होता है इस मेलिक एसिड का क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करके क्या कर लेते हैं? CO2 को क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको डार्क एसिडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे एसिड क्या क्या कर रहे हैं? ये एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये अपनी एप्लीकेशन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, ताजिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे।
अब लास्ट एंड फाइनल आपकी स्लाइड आ जाती है जिसके अंदर दो इफेक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। देखिए आपका जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, इसके क्या होते हैं, कुछ इसको फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स मैंने आपको यहां नहीं बताए, वो आप एक बार एनसीईआरटी के अंदर से 2-4 फैक्टर है, CO2 का क्या फैक्टर रहेगा, टेम्परेचर का क्या फैक्टर रहेगा, वो फैक्टर बस बेसिक थ्योरी थी उसके अंदर, तो वो आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपन अब इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इफेक्ट आता है जिसको रेड ड्रॉप इफेक्ट बोला जाता है, या इसको एमर्सन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल इस इफेक्ट में क्या होगा, इस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, जब आपकी लाइट है, देखिए अपन ने लाइट की बात की थी कि जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ा था तब अपन ने लाइट की बात की थी कि ये 680 से कितनी होती है प्लांट्स के अंदर, 700 नैनोमीटर तक की क्या होती है आपकी जो लाइट होती है, उसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की आपकी प्रोसेस होती है। यदि इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछ लिया जाए तो लगभग 6.5 मतलब लगभग 6-6.5 हजार से लेके आपके 7,000 एंगस्ट्रॉम तक ये चीज हो जाएगी। यदि बात करें कि जिस टाइम पे लाइट की रोशनी होती है, वो रोशनी यदि प्लांट अकेला क्या करता है कि मतलब जब लाइट की रोशनी क्या हो जाती है, इससे आपकी 680 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसकी दर भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, रेड ड्रॉप आपका इफेक्ट कहलाता है। जबकि अपन एनहेंसमेंट इफेक्ट की बात करें या इमर्सन इफेक्ट की बात करें तो ये जो आपका इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है कि जब आपकी जो लाइट होती है वो 680 या 680 मतलब 680 नैनोमीटर एंड 680 नैनोमीटर मतलब इन दोनों के यदि मिक्सअप के अंदर ये लाइट रहती है तो उस टाइम पे क्या होती है, उस रोशनी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो दर यहां पर क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों कुछ इफेक्ट थे, इनको आपको थोड़ा सा क्या है याद रखना है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इनको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए ये अपन ने कंप्लीट जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस को अपन ने देख लिया है। ये प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दातिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। ये कुछ सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज आपको थोड़ी सी बता देता हूं, अच्छे से सुनिएगा आप, कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो टेस्ट सीरीज मैंने बताई है वो देखिए, कहीं से भी देखिए। देखिए हमेशा याद रखना, कहीं से भी पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि हर चीज आपको पैसे देके पढ़नी चाहिए। जहां पर आपको जो भी मिल रहा है, जो भी कंटेंट जैसा भी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, पेड मिल रहा है, जो आपको जहां से आपको संतुष्टि मिले वहां से आप देखिए। जो भी चीज आप पढ़ते हैं, आप चाहे घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, अब जब तक मान लीजिए जो चीज मैंने यहाँ पे थ्योरी के रूप में पढ़ा दी, आपने इसको थ्योरी के रूप में पढ़ लिया, लेकिन ये चीज आपने पढ़ तो ली, लेकिन अब ये चीज आपको कितनी याद हुई है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये सीधी सी बात है, ये टेस्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि आपको वहां पर सिर्फ 2 से 3 घंटे मिलेंगे। उन 2 से 3 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें करनी है। आपको उसमें साइंस भी मतलब साइंस के अंदर बोले तो फिजिक्स भी करनी रहेगी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी रहेगी, इसके साथ साथ में जीके का आपका पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो वो चीजें कब याद रहेगी? जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के जितने से ज्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हो उतने क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही आपको सीट आपकी पक्का कराने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।